हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 10 का जो हमारा फिजिक्स में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज से। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कोई भी नेचर में जो करंट का फ्लो होता है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, सो वो स्टार्ट होता है आपका चार्ज से। कोई भी बॉडी एटम से बना हुआ है और उस सारे एटम में क्या होते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ रहता है। ठीक है, सो यही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन में कोई चार्ज कैरी नहीं करता वो, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सो यही इलेक्ट्रॉन, अब कोई कंडक्टर आप लोगे या कोई भी मटेरियल लोगे तो वो छोटे छोटे एटम से बने हैं, तो जिसमें सारे एटम के पास अपने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, उसी को चार्ज पार्टिकल बोला जाता है। सो वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारा इस कंडक्टर में प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि ये चार्ज बॉडी है। अब कोई भी एटम जो होता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, एन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एन होगा। तो आप जितना पॉजिटिव चार्ज और जितना नेगेटिव चार्ज दोनों को ऐड करते हो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। सो अगर किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मींस किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो हम लोग बोलेंगे बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब अगर प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा लेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहां पर है कि अगर कोई कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो वो अनदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक अनदर बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेचर में देखा गया है, ये इनका नेचर है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और वही हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम पोलैरिटी वाले चार्ज जब पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, सो ये कुछ कुछ नेचर है चार्ज के। तो चार्ज के बारे में क्या बोला गया है, चार्ज इज चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट ऑफ मैटर by means of which matter experiences electric forces. It can be either negative or positive. मीन्स क्या बोला गया, जब कोई भी चार्ज बॉडी है तो वो अनदर चार्ज बॉडी को फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, तो उस बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी बोलेंगे। यहाँ पर ये दोनों चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेचर में देखा जाए तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और चार्ज का यूनिट क्या है, तो यूनिट है कूलम। ऐसा कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय सी। और चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज के, जैसे कि प्रॉपर्टीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
जिसमें बोला गया है कि इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मींस जो टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी, कोई बॉडी है सपोज, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इज इक्वल टू एन, और चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब टोटल चार्ज जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सो होल बॉडी का चार्ज पता चल जाएगा कि इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि n की वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स में होंगे, ठीक है। और E जो है यहाँ पर चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। सो जैसे एक क्वेश्चन में, एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो अगर हमारा गिवन है चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। अब इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। सो हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल टू एनी, टोटल चार्ज 1 कूलम बोला गया है, कोई बॉडी है जिसका चार्ज 1 कूलम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, और चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन होता है 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग प्रॉपर वे में अगर इसको लिखते हैं तो हमारा n का वैल्यू जो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएगा 625 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग उस बॉडी पे टोटल चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसके बाद और प्रॉपर्टी है, क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, एक और प्रॉपर्टी हो जाता है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मींस अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज प्लेस्ड है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Qn तक लेते हैं, तो टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी क्या बोला गया, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। क्या करना है हम लोग को, एल्जेब्रिक सम करना है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी में हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं, मींस जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए हमारा Q4 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है और Q6 जो है वो भी नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तब हमें टोटल बॉडी का चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। अब है कि ये जो चार्ज बॉडी है, सॉरी चार्ज पार्टिकल्स है किसी भी कंडक्टर में। अब तो ये तो हम लोग समझ गए कि कोई भी कंडक्टर हम लोग लेते हैं तो वो कंडक्टर
एटम से बना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, मीन्स चार्ज पार्टिकल है। अब ये एक कंडक्टर है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है। अब कोई एक आयरन वायर है, तो अगर हम लोग इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे नाम दिया गया जिसे। तो जब आप पोटेंशियल करंट पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो ना, सेल कनेक्ट करते हैं, तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा और इधर एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। आगे हम लोग पोटेंशियल पे बात करेंगे। तो इसका काम क्या है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस पे बैठे हुए हैं, जो फ्री हैं, उन सबको अट्रैक्ट करके मूव कराया जाए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होगा तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करना, पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। पॉजिटिव में आएंगे और नेगेटिव से हमेशा आउट होते हैं। तो नेगेटिव से आउट होंगे, सॉरी नेगेटिव में इन हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में आपका आउट होगा और पॉजिटिव में इन कर रहा होगा, पॉजिटिव से। इस तरह से क्या होगा, एक पाथ कंप्लीट हो जाता है, लूप फॉर्म कर जाता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस मेंटेन रहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी चार्ज पार्टिकल का फ्लो होने लगा, तो इसी पार्ट को हम लोग बोले इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब ये चार्ज तो फ्लो करेगा, बट चार्ज फ्लो कितना स्पीड कर रहा है, कितना स्लो कर रहा है, उसके रेट को, मीन्स अगर मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन टाइम टी, टी टाइम में पास किया, तो हमारा करंट क्या होगा। तब बोला गया कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, क्यू हो गया नेट चार्ज, टोटल टाइम टी लगा, तो हमारा टी की वैल्यू, आई की वैल्यू जो हो गई वो क्यू बाई टी हो गया। जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा यूनिट का बात करेंगे, तो ऐसे जनरल यूनिट तो चार्ज का हो गया आपका कूलम, बाई टाइम का हो गया सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। बट ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट तो बोला गया ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग ले लेते हैं कि सपोज कि 100 इलेक्ट्रॉन्स 2 सेकेंड में पास किया, मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग 100 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है इन 2 सेकेंड, then what will be the value of current? So टोटल चार्ज कितना पास किया, टोटल चार्ज होता है एनी, so it is 100 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, माइनस में is equals to 1 minus 1.6 into 10 to the power minus 90 से minus 17 कूलम हो जाएगा। ये हो गया चार्ज। अब टाइम कितना है, टाइम बोला गया है आपका 2 सेकेंड, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज कितना है, चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 बाई 2 सेकेंड, कूलम बाई 2 सेकेंड। सो ये आ गया आपका I की बात करें यहां पर, तो हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा I की वैल्यू,
हो गया हमारा 1.6, I is equals to 0.8 into 10 to the power minus 17 कूलम पर सेकेंड, या फिर हम लोग बोलेंगे 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 एम्पियर ए, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है ये, बट यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्या फिर से रिकॉर्ड में डालें? क्या कुछ गड़बड़ हुआ था? रिकॉर्डिंग चल रहा? हम तो रुकने आए थे। किसको? मेरे को? हाँ क्यों? भाई टाइम हो गया था। टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया? आधा घंटा नहीं, 20 मिनट में करोगे दिए तो हाँ भाई। अभी चालू है ना? ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इट इज अ क्लोज पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अब क्या है कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं और अप्लायंस हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक बल्ब ले लिए और हमें इसे ऑन करना है। बल्ब को ऑन करने के लिए, मींस ग्लो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक स्विच लिए और स्विच से एक बैटरी में कनेक्ट किए। तो ये बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है, तो उसको हम लोग वायर के थ्रू इस बल्ब से इस तरह से अरेंज करके एक लूप फॉर्म करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन किया गया जिसमें बल्ब है, स्विच है और बैटरी है, जिससे ये कनेक्ट होके बल्ब ग्लो करेगा। तो इसी, और ये क्लोज पाथ हो जाता है, इसीलिए बोला गया है इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो करंट इसमें तो फ्लो करेगा जब आपने, और की को जब आपने ओपन किया, की को जब आपने ओपन किया तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, क्योंकि अभी क्लोज पाथ नहीं बना है। जैसे ही क्लोज होगा, क्लोज करने के लिए हम लोग इसे की ऑन करने के लिए इस तरह से सिंबल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज पाथ, तो जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होगा आई, जो सेल से आउट होगा, और ये बल्ब से पास होकर के फिर वापस सेल में इन कर जाएगा। तो पाथ कंप्लीट हुआ करंट का, जिस वजह से बोला गया कि ये क्लोज पाथ है अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अब इसमें हम लोग जब डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, तो बहुत सारे चीजों का सिंबल दिया गया है। जैसे कि बल्ब के लिए हम लोग देखें, सिंबल दिया गया है इस तरह का। फिर ये आपका कंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स है तो उसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट किए। ओवरलैपिंग वायर है, ओवरलैपिंग मींस ओवरलैप कर रहा है, कनेक्ट नहीं है, ओवरलैप, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद एक डिवाइस होता है आमीटर, एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। ये सारे डिवाइसेस हैं। फिर सेल, सेल की बात करें तो सेल हम लोग इसे सेल बोलेंगे। एक सिंगल, एक लार्ज और स्मॉल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिसमें पॉजिटिव लार्ज वाले लेंथ को बोलते हैं और नेगेटिव स्मॉल लेंथ को बोलते हैं। बट यही सारे सेल्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये बनता है बैटरी। बैटरी क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाता है जब आप मोर देन वन सेल को कनेक्ट करते हो सीरीज में या पैरेलल में, तो वो हमारा फॉर्म कर जाता है बैटरी। ठीक है, और की इसमें एक है आपका ओपन की, एक है आपका क्लोज्ड की,
इसे एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन क्लोज। क्लोज्ड की, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होने वाले कुछ सिंबल्स है, आगे हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आमीटर, देखो यहाँ पे आमीटर को लेकर के हम लोग बात किए कि इस तरह का सिंबल है। अब आमीटर क्या होता है? आमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसको मेजर करने वाला डिवाइस है, ठीक है। तो आमीटर के लिए यहाँ पर बोला गया है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लो in an electric circuit. It is always connected in series with the circuit. It has low resistance. अब देखो आमीटर कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। अगर आपके पास आमीटर है और किसी बल्ब में आपका कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है ये आपको फाइंड करना है, और हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, यहाँ पर बैटरी सर्किट से कनेक्ट, ठीक है। अब आमीटर मेजर करने के लिए अगर हम लोग इसको सीरीज में ही लगाना पड़ता है, क्योंकि जो करंट पास होकर के जाएगा वो इस आमीटर से होके जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझे। करंट जो पास होगा वो इस आमीटर से होकर के पास होगा, जिससे हमें आमीटर से जो रीडिंग आएगा, इसीलिए बोला गया कि इसे सीरीज में कनेक्ट किया गया, आमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है। पैरेलल में अगर कनेक्ट करना होता तो हम लोग इसे इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब इट हैज लो रेजिस्टेंस। सो लो रेजिस्टेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग आमीटर कैसे बनाते हैं, तो एक गैल्वेनोमीटर हम लोग सुने कि हाँ एक गैल्वेनोमीटर है, वो भी एक डिवाइस है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी एक तरह का बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वेरी सेंसिटिव डिवाइस। तो इस गैल्वेनोमीटर में अगर आप पैरेलल में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हो, स्मॉल लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो ये हमारा बन जाता है एक तरह का वो आमीटर, समझे, आमीटर बन जाएगा। अब आप इसे आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। सो कैसे इसमें जो हम लोग पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर दिए लो रेजिस्टेंस, इससे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इस रेजिस्टेंस से होके पास कर जाएगा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, ये वेरी लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टर करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसमें मैक्सिमम करंट नहीं पास किया जा सकता। तो इसके साथ पैरेलल में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो करंट का फ्लो जो है वो उसमें ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। सो ये था आपका आमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या, अभी तक हम लोग सुने कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज क्यू है तो उसके क्लोज में कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा। तो अगर यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, तो ये उसको क्या कर रहा होगा, क्यू नॉट को पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा होगा विथ सम फोर्स, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी प्लेस से किसी पॉइंट से पॉजिटिव प्लस के क्लोज जा रहा होगा, क्लोज जा रहा है बट वो रिपेल कर रहा है फिर भी क्लोज जा रहा है, मीन्स उसके फोर्स के अगेंस्ट में ये वर्क कर रहा है, और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ये इंफिनिटी से आया और इस पी पॉइंट पे आके रुक गया, और यहाँ पर ए पॉइंट पे मान लीजिए चार्ज क्यू है। सो इस क्यू पॉइंट चार्ज का जिस
पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बोला गया है कि जब चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से लेकर के आए पी पॉइंट पे लाके रखे, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ यहां से यहां तक आने में इंफिनिटी से, W पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को लेकर के आए, जिसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at that point. So amount of work required to bring a unit positive charge from, so क्या बोला गया है यहाँ पे, the work done in carrying a unit charge from infinity to a point in an electric circuit is called electric current. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इस पोटेंशियल डिफरेंस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वोल्ट्स, वोल्ट होता है इसका यूनिट, और अगर यूनिट की बात करें वर्क डन है तो ये जूल होगा, और क्यू नॉट हमारा चार्ज है तो कूलम होगा। तो वो एक यूनिट हम लोग ये भी बोल सकते हैं जूल पर कूलम, और ऐसा ही यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट, जिसको हम लोग सिंपल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया कि इस चार्ज Q का के क्लोज में हम लोग इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और एक होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, देखो अगर कोई चार्ज ए पॉइंट पे पॉइंट चार्ज Q है, और इसके क्लोज में एक पॉइंट चार्ज किसी एक सिंगल पॉइंट P पे, जैसे हम लोग बात किए थे कि P पे पहले P पॉइंट पे था, अब ये मूव करते हुए आ गया यहाँ Q पॉइंट पे। तो जब ये P पॉइंट पे था तो उस समय इंफिनिटी से ला करके P पॉइंट पे रखा गया होगा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू place the point charge at point P by total charge Q naught। ठीक है, अब यहाँ पर Q पॉइंट पे लाके रखा जाए तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो Q पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया इंफिनिटी से लाने में जो हमारा वर्क डन हुआ दैट इज वर्क डन WQ by total charge Q naught। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल होगा, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन P Q। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट Q, यही करेंगे क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पर बोला जा रहा है। इसलिए डेफिनेशन अगर हम लोग बोलते हैं, what is the definition of electric potential difference? It is defined as the work done in carrying a unit charge from one point to another, one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट सेम है जैसा पोटेंशियल का है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी सेम होगा, वोल्ट डिनोटेड बाय V। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग देखें, so WP by Q naught minus WQ by Q naught ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद हमारा पोटेंशियल को भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस का जरूरत पड़ा होगा। सो अगर किसी बल्ब में हम लोग बल्ब के अक्रॉस में पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, दो पॉइंट ले लिए हम लोग, पॉइंट A और B जो एंड पॉइंट है हमारा बल्ब का। सो बल्ब जो एंड पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करके बताएगा डिवाइस, उससे हमें पता चलेगा कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है। तो उसके लिए हम लोग फिर वोल्ट मीटर बनाएंगे। वोल्ट मीटर भी एक तरह का डिवाइस है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियल वोल्ट मीटर बनाया गया है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, आप देख सकते हो पैरेलल कनेक्ट किया गया है, अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस में हम लोग पैरेलल इसे कनेक्ट कर देते हैं। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, अब यहाँ भी गैल्वेनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट आता है कि जो गैल्वेनोमीटर हमारा है उसके साथ अगर हम लोग हाई रेजिस्टेंस वाला सीरीज में अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो बोलते हैं कि ये जो सेटअप फॉर्म करता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर बोलेंगे, ठीक है, जहां पर ये हाई रेजिस्टेंस यूज है। हाई रेजिस्टेंस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर कोई करंट आई इससे पास कर रहा होगा तो आई इंटू आर, इस हाई रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल भी ज्यादा यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को चाहिए लेस पोटेंशियल क्योंकि बहुत सेंसिटिव डिवाइस है और रेजिस्टेंस हाई होने से करंट भी कम फ्लो करेगा, और गैल्वेनोमीटर लेस अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए हाई रेजिस्टेंस यूज करके हम लोग इसमें लेस अमाउंट ऑफ करंट पास करवाते हैं जिससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का पता चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करंट मेजर जान गए, पोटेंशियल भी जान गए, इलेक्ट्रिक चार्ज जान गए, इलेक्ट्रिक करंट जान गए, तो फिर ओम्स लॉ अब यहाँ पर इस पे बेस्ड एक लॉ बनाया गया जो बोला गया कि अगर आप किसी कंडक्टर को आप एक पोटेंशियल प्रोवाइड करो V, ठीक है, और एक रियोस्टेट ले लेते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा की हो गया ऑन ऑफ करने के लिए की। इस तरह से अगर आप कनेक्ट करते हो पॉइंट ए और पॉइंट बी है तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा, और इस सर्किट में या फिर इस कंडक्टर में हमारा बोल सकते हैं कि करंट भी पास कर रहा होगा। ये हम लोग ले लेते हैं, यहां पर एक आमीटर लगा देते हैं जो करंट का फ्लो को बताएगा, जो आमीटर से पास होगा वही कंडक्टर से पास होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया कि जब आप पोटेंशियल में वेरिएशन करते हो, मींस पोटेंशियल को आप पहले V है पोटेंशियल तो करंट I था, फिर जब आपने पोटेंशियल को डबल कर दिया 2V तो करंट भी ऑटोमेटिक डबल हो गया, और जब आपने इसको ट्रिपल किया तो करंट भी ट्रिपल हो गया, फिर आपने पोटेंशियल को हाफ किया तो करंट भी उसके रिस्पेक्ट में हाफ हो गया, जिससे देखा गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब पूरा जो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग टेम्परेचर जो है कंडक्टर का उसको कांस्टेंट रखा गया। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its end under constant temperature। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके अगर कंडक्टर के एंड पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोग देखते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R आता है, ठीक है। अब इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R को where R is proportional constant for the given metal को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं at given temperature and is called resistance। क्या बोला जाता है उसे? रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। R is our resistance। The graph between VI potential versus I current is always straight line with slope equal to R। अगर आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वेरिएशन जब करते हो
वेरिएशन आप इसमें करते हो ग्राफिकली। देखो यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल और करंट के बीच में, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V हमारा अगर y एक्सिस है, V हमारा y एक्सिस हो गया और I हो गया हमारा x एक्सिस, और R यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, और y इज इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसीलिए ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। बट m यहाँ पर r के इक्वल है, वेयर m इज कॉल्ड स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। इसलिए यहाँ पर फॉर्म स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इक्वल्स टू r, और स्लोप यहाँ पर r है, इसी को स्लोप बोला जा रहा, क्योंकि m के इक्वल है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m को स्लोप बोला जाता है। और स्लोप क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, m को अगर स्लोप बोलते हैं तो ये स्लोप हमारा tan थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? tan थीटा के, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस r भी बोलते हैं, अगर ये x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा होगा तो। इसीलिए m इज इक्वल टू tan थीटा भी बोलेंगे और उसको रेजिस्टेंस r भी बोलते हैं। सो अगर कोई कंडक्टर का vi ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन ही होगा, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप v में वेरिएशन करते हो तो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है i पे, करंट पे, या फिर करंट पे करेंगे तो v पे पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और ये रेजिस्टेंस का, अगर हम लोग रेजिस्टेंस का यूनिट का बात करें तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, तो रेजिस्टेंस एक तरह का प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल या कंडक्टर का, जो करंट को फ्लो, मींस कोई भी बॉडी नहीं चाहेगा कि उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना बॉडी को छोड़ के मूव करके कहीं और जाए, या इस पे कहीं और से कोई और इलेक्ट्रॉन्स आए और पास करके चला जाए। ऐसा कोई बॉडी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम नहीं चाहेगा। बट हम फोर्सली करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें जो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर नेगेटिव रखें जो इसको रिपेल कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये हम लोग फोर्स लगा के करते हैं, जिसके लिए हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज का फ्लो को होने से जो मटेरियल, सब्सटेंस या कंडक्टर आप बोलो, ये रोकने से चार्ज का फ्लो को अपोज करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से में फ्लो ना करे। तो उस अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये अपोज करने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके से अपोज करते हैं सारे कंडक्टर्स। सो रेजिस्टेंस के लिए क्या बोला गया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड सिंबल इज दिस। ये हमारा ओम हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो हमारा ऑफर करता है, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, डिपेंडिंग फैक्टर्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहता है इस कंडक्टर से, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट से पास होके निकलना चाहता है। ठीक, अब ये स्ट्रेट तो जाता नहीं है, तो जिगजैग मोड में होते हुए जाता है। तो कॉलिजन होगा बहुत सारे एटम्स में, कॉलिजन होने से ऑलरेडी कंडक्टर हिट हो जाता है। बट जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो अगर हम इस कंडक्टर का लेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, लेंथ को और इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या होगा? टाइम जितना लग रहा था कंडक्टर चार्ज इलेक्ट्रॉन को पास होने में कंडक्टर से बाहर,
अब उसे और थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, मीन्स और टाइम देना होगा, तब ये फिर उस कंडक्टर से बाहर निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि और ज्यादा टाइम तक ये रेजिस्ट कर सका, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सका। तो बोला जाता है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जितना आप कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा टाइम तक उस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा। अगर लेंथ कम है तो इलेक्ट्रॉन सडनली उस कंडक्टर से बाहर निकल जाएगा बहुत कम टाइम पे, इसलिए बोला गया। तो वो ज्यादा देर तक अपोज नहीं कर पाता है, रेजिस्ट नहीं कर पाता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लेते हैं। अब एक और फैक्टर है यहाँ पर, ये फर्स्ट फैक्टर था डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जिस पार्ट से हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेगा। सो आप एक बात बताओ, अगर कोई एक रूम है, उसमें से एक छोटा सा रास्ता है जिससे लोगों को बाहर जाना है, तो एक बार में मैक्सिमम 2% बाहर जा सकते हैं। अगर हम लोगों ने इनके रास्ते को थोड़ा और बड़ा कर दिया, डबल कर दिए, तो अब एक बार में कितने परसेंट जाएंगे? 4%। और डबल किए तो एक बार में 6%। मीन्स क्या हो रहा है, आपने जैसे जैसे एरिया जो जाने का, जो पाथ का जो एरिया था, जिस पाथ से पर्सन को जाना है, उस एरिया को आपने गेटवे जो एरिया हम लोग बनाए वो अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, मीन्स चार्ज बढ़ जाएगा। मीन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो ये तो अपोज नहीं कर पाया। इसका काम है, रेजिस्टेंस का काम है चार्ज के फ्लो को अपोज करना। और यहाँ एरिया जितना ज्यादा करते हैं, जैसे कि अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, अभी हम लोग अगर बोले कि नहीं, इसके एरिया जो है क्रॉस करने वाला, उस एरिया को स्मॉल कर दिया जाए, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपोज कर लिया। सो एरिया जो है, अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और एरिया को आप डिक्रीज करोगे तो कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। सो रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल होता है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड डिपेंडिंग फैक्टर यहां पर आता है हमारा रेजिस्टिविटी, टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल इसलिए क्योंकि आप अलग अलग कंडक्टर लेते हो तो अलग अलग कंडक्टर का एटम का स्ट्रक्चर अलग है, एटम का अपना स्ट्रेंथ अलग है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अलग अलग होती है एटम के अकॉर्डिंग। सो थोड़ा सा नेचर चेंज होने लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है कंडक्टर वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। सो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, फोर्थ यहाँ पे डिपेंडिंग फैक्टर हमारा हो जाता है, फोर्थ हमारा डिपेंडिंग फैक्टर हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो भी इंक्रीज होने लगता है, ओके। सो अगर हम लोग ये सारे रिलेशन को कंबाइन करते हैं, सो हमारा R इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, जहां पर हम लोग R इज इक्वल टू रो L बाई A बोलते हैं, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। इसी रो को रेजिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं, जहां पे अगर हम लोग रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू देखें RA बाई L हो जाता है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हमारा रेजिस्टिविटी है, ठीक। तो ऐसा एग्जांपल लिया जाए कि मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स अगर हम लोग लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
तो ये जो रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो हम लोगों ने जो भी रेजिस्टेंस देखा R1 R2 R3 थ्री रेजिस्टेंस में, अब ये सीरीज में है या पैरेलल में है, इसको कैसे हम लोग समझे? पहले हम लोग समझते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। देखो हमारे पास सपोज थ्री डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3, सभी का अपना एंड पॉइंट्स है। तो सभी के एंड पॉइंट में हम लोग मार्क करें तो एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लेते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो अगर आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्मिनल को आप कनेक्ट करते हो इस वे में कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल को सेकेंड रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और सेकेंड वाले का नेगेटिव को मीन्स फिर उस अदर नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, फिर उसके नेगेटिव से फिर अदर वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा सेल है एक, इस तरह से ले लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये रेजिस्टेंस को इस सेल से कनेक्ट करना होगा, और ये नेगेटिव फिर यहां से जाकर के इस रेजिस्टेंस में पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। सो जब रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हो रहा, स्टार्टिंग एंड, इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट डिफरेंट हो गया, इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट डिफरेंट हो गया, तो इस कनेक्शन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, करंट सारे रजिस्टर्स में सेम होगा, मीन्स यहां पर जो करंट आई गया इस V वोल्ट वाले पोटेंशियल से सेल से, सो वो आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो तीनों रेजिस्टर्स में भी सेम होगा, ठीक है, और इन भी करेगा सेम करंट। तो बोला गया है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, थ्री रजिस्टर्स को यहां पर आप कनेक्ट कर रहे हो सीरीज में, तो सभी में करंट भी सेम जा रहा है। पोटेंशियल की जब हम लोग बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स, जैसे कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल V3। तो बोला गया कि जो पोटेंशियल होगा वो V1 V2 V3 वो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो अगर हमारा R1 है तो आई R1 ये हो गया वैल्यू V1 का, R2 है तो V2 की वैल्यू आई R2, आई तो सेम है बट R2 डिफरेंट है तो V1 इज नॉट इक्वल टू V2, रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो R3 इज इक्वल टू आई R3। सो पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। सो सेकेंड अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें, सो पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। तो ये दो चीज हम लोग को माइंड में रखना है कि जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस को कंबाइन किया गया है तो उसमें करंट सेम हो रहा होगा बट पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अब यहाँ जो V1 V2 V3 आप देख रहे हो, ये तीन जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ वो पोटेंशियल कहां से है? वो पोटेंशियल हम लोगों ने प्रोवाइड किया यहाँ पर V, जो सेल के थ्रू हम लोगों ने प्रोवाइड किया, ठीक है। सो वो हमारा जो पोटेंशियल है वो टोटल है, जिसमें से टोटल करंट I फ्लो हो रहा, और अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कंबाइन किया गया इसका टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग R इक्विवेलेंट मान लेते हैं। सो रिलेशन क्या, V इक्वल टू आई आर, और ये जो V है यही हमारा थ्री पार्ट्स में ब्रेक हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब I कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, सो R इक्विवेलेंट हमारा हो गया
R1 प्लस R2 प्लस R3। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द component fail to work the circuit will break and then none of the component will work। मीन्स अगर मान लेते हैं आपने एक बल्ब कनेक्ट किया, ठीक है, और एक बल्ब ले लेते हैं और एक फैन ले लेते हैं, ठीक है, कनेक्ट किया सीरीज में, या फिर आपने 2 मोर बल्ब कनेक्ट किया सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया, सपोज डिफेक्ट हो गया किसी बल्ब में, तो अब यहां से तो कनेक्शन हमारा कट हो जाएगा। करंट का फ्लो इस एंड पॉइंट से इसके अनदर पाथ पे, ये बीच से करंट, बल्ब फ्यूज हो गया मींस कि जो फिलामेंट है, वायर से जो कनेक्शन है वो कट गया। सो ऐसा होगा तो करंट जो है अदर आपका कंपोनेंट्स में आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। जब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो कुछ भी चीज वर्क नहीं कर पाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि अगर आपने कंटिन्यूअस कनेक्ट करके रखा है सभी चीजों को सीरीज में, जिसमें से कोई एक अगर कट गया, कनेक्शन कट गया, पाथ जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगा, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये आगे के सारे कंपोनेंट्स विल नॉट वर्क। ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं करते बहुत सारी चीजों को। और एक डिमेरिट ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर इन सीरीज। मींस एक लो पावर इक्विपमेंट्स और एक हाई पावर इक्विपमेंट्स। एक आपका हाई पावर मींस 1500 वॉट का आता है आपका हीटर, और ये आपका आएगा 15 वॉट का बल्ब होगा। 15 वॉट का बल्ब और 1500 वॉट का हीटर, अगर मान लीजिए हीटर यूज करते हैं, तो दोनों को आप सीरीज में कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। क्योंकि एक में बहुत कम करंट चाहिए, एक में बहुत हाई करंट चाहिए, और कम वाले को ज्यादा मिलेगा तो वो डिफ्यूज कर जाएगा, और ज्यादा वाले को जिसे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए उसे कम मिलेगा तो वो प्रॉपरली ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करके सबसे ज्यादा होम अप्लायंस में, घरों में हम लोग जो यूज करते हैं सर्किट का, वो मोस्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा कि जब आप 3 रजिस्टर्स लेते हो, फिर से हम लोग 3 डिफरेंट रजिस्टर्स लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है। ठीक है, एंड पॉइंट हो गया ये। अब ये एंड पॉइंट को आप कनेक्ट कैसे करोगे जिससे ये सारे पैरेलल में आ जाए? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आप सभी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल एक तरफ, सभी का एंड पॉइंट को एक जगह कंबाइन करते हो, एक सिंगल पॉइंट पे ले आए, फिर ये सारे रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स को भी एक सिंगल पॉइंट पे ले आए, तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट, अब ये 2 ही पॉइंट है। इसी 2 पॉइंट ए और बी के बीच में ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो गए, क्योंकि सभी का एंड पॉइंट अब ए और बी है। तो कॉमन एंड पॉइंट जब हो जाता है रेजिस्टर्स का, तो हम लोग बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो हमारा करंट है वो करंट पास होगा, तो आगे जाकर के 3 डिफरेंट ब्रांचेस में करंट का डिवीजन हो जाएगा। क्या होगा? करंट का डिवीजन I1, I2 और I3 हो जाएगा। I करंट जा रहा होगा तो, ठीक है, I1, I2 और I3 करंट में डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो दोनों एंड पॉइंट पे, क्योंकि वोल्ट मीटर तो 2 एंड पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा। अब R1 के लिए एंड पॉइंट वही है, R2 के लिए भी एंड पॉइंट वही है, R3 के लिए भी एंड पॉइंट वही है।
सभी का एंड पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दो सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस का वो सेम होगा, इसीलिए बोला गया है फर्स्ट इन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रांच ऑफ रजिस्टर्स एंड या फिर सर्किट के डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट करंट होगा एंड पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल दी रजिस्टर, सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां जो हमारा करंट है आई जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये टोटल पोटेंशियल V अगर हम लोग सप्लाई देते हैं, टोटल पोटेंशियल यहाँ पर V सप्लाई दे रहे हैं जो इस सारे रजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स में डेवलप हो रहा होगा, जिससे टोटल करंट हमारा I है और टोटल रेजिस्टेंस हम लोग R इक्विवेलेंट लेते हैं। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, I इज इक्वल टू V बाई R बोला गया है। सो अगर टोटल करंट है, याद रखना हमेशा टोटल करंट है तो टोटल पोटेंशियल लेंगे और टोटल पोटेंशियल के अक्रॉस टोटल रेजिस्टर्स लेंगे, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V I1। R1 रजिस्टर के लिए भी पोटेंशियल सेम है, V ही है तो V बाई R1 प्लस I2 के लिए भी पोटेंशियल सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सभी का पोटेंशियल सेम होगा बाई R3। V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनली हम लोग बोलते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो R इक्विवेलेंट मींस टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो हम लोग इसे रेसिप्रोकल में सम करेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, सो ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें एक बेनिफिट ये है, अगर हम लोग होम अप्लायंस के सर्किट हाउस वायरिंग की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये कोई एक R1 रेजिस्टर्स का एक बल्ब होता और ये डिफ्यूज हो गया तो इसमें करंट का फ्लो कट गया, फिर भी हमारा R2 और R3 में करंट का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो किसी एक ब्रांच में अगर करंट नहीं जा रहा होगा तो अदर ब्रांच में फिर करंट का फ्लो कंटिन्यू मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब कंडक्टर में तो करंट का फ्लो हो गया, इतना तो हम लोग समझ गए कि एक कंडक्टर के एंड में अगर हम लोग किसी बैटरी यानी कि पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं तो ये पोटेंशियल उस कंडक्टर में बैठे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, उन सबको ये फोर्सली अट्रैक्ट करके कंडक्टर में फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से इस सर्किट में आई नाम का एक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होगा पोटेंशियल प्रोवाइड किए हैं तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, सारे एटम्स। अब इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम से कोलाइड होते हुए आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो जब कॉलिजन होता है तो ड्यू टू कॉलिजन वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। अब कोई दो चीज कोलाइड करता है तो फ्रिक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। वही हीट जब ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज काफी फास्ट इंक्रीज करके फ्लो कर रहा होगा, कॉलिजन बहुत ज्यादा होगा जिसके कारण हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि करंट जब फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर में हीट जनरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो कंडक्टर हीट होने लगा। ठीक है, तो अब ये हीट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सो हम लोग बोले कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है करंट के रेस्पेक्ट में।
आर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रेजिस्ट कर सके, कॉलिजन जितना ज्यादा करा सके, होल्ड करा सके चार्ज को, तो उससे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और ये चार्ज तो फ्लो कर रहा है बट कितने समय तक, टाइम भी यहाँ मैटर कर जाता है हीट में, तो बोला गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो अगर हम लोग इसे कंबाइन करते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो ये एच हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाता है। ये एक फॉर्मूला हुआ हमारा। हीट जो प्रोड्यूस हुआ, V पोटेंशियल प्रोवाइड किए, I करंट पास कर रहा होगा इस कंडक्टर से, और इसकी रेजिस्टेंस R है। T टाइम के लिए अगर करंट फ्लो किया तो इसमें हीट जो प्रोड्यूस होगा वो I स्क्वायर R इंटू टी होगा। ठीक है, इसे आप अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपने I R और R दो चीजें हैं, इसको आप एक V और V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के रिलेशन से आप इंटरचेंज कर सकते हो। I इज इक्वल टू V बाई आर, सो यहाँ पर V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा हीट इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आता है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, अगर आप R इज इक्वल टू चेंज करोगे V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई, तो यहाँ पर R के जगह पे V बाई आई पुट करोगे तो हमारा हीट इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आता है V आई टी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट हुए अलग अलग फॉर्म में, बस बेसिकली ये हमारा रिजल्ट आता है। यूनिट का बात करते हैं अगर हीटिंग इफेक्ट का, तो देखो हीटिंग, ये हीट है, क्या है, H हमारा हीट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो यूनिट ऑफ हीट इज इक्वल टू जूल, जूल हो जाएगा। ठीक है, और अनदर यूनिट में अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे यूनिट होंगे, यहाँ पर VIT है तो वोल्ट एम्पेयर सेकेंड भी बोला जा सकता है, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी है, वोल्ट स्क्वायर पर ओम सेकेंड भी बोला जा सकता है, I स्क्वायर आर टी है, एम्पेयर स्क्वायर ओम सेकेंड भी बोला जा सकता है, और जूल इसका अपना ऐसा यूनिट में आएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। पावर क्या होता है, तो अभी तक हम लोग हीट तो हम लोग देखें कि हाँ हीट एक तरह का एनर्जी है जो प्रोड्यूस होता है। अब पावर यहां पर होता है कि 1 सेकेंड में अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। पावर क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, या फिर अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, दोनों की बात होती है। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है कि कहा गया कि अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं 100 अमाउंट ऑफ जूल हीट प्रोड्यूस होता है 1 मिनट में, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये 30 सेकेंड में, मान लीजिए, या 50 सेकेंड में हमारा इन 50 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, सो 2 जूल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। मींस जो भी डिवाइस, जहां भी ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 सेकेंड में, उसकी कैपेसिटी 1 सेकेंड में 2 जूल अमाउंट ऑफ हीट ही प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो अगर हीट कंज्यूम कर रहा है तो वो 1 सेकेंड में 2 जूल अमाउंट ऑफ हीट को कंज्यूम करेगा। दैट इज कॉल्ड पावर।
पावर इज वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किसी भी चीज को, ये टू पर यूनिट टाइम में आप कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज करते हो या प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। सो SI यूनिट की बात करें पावर की तो ये हो जाता है जूल वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, जिसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अनदर यूनिट में और एक यूनिट है जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूला की बात करें पावर के लिए, फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम। वर्क हमारा यहाँ पे एनर्जी है, सो हीट प्रोड्यूस बाय टाइम, एनर्जी के फॉर्म में हीट के लिए, और हीट होता है हमारा VIT, सो पावर हो गया VI T/T, ठीक है, जहां पे VI आता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर का यहां पर एक रिलेशन भी होता है हमारा, इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I एंड R। अब देखो, जब हम कोई भी सर्किट सॉल्व करेंगे या कोई भी क्वेश्चंस को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो देखना वहां पे एक रेटेड पावर होता है। पावर भी दो टाइप से हम लोग लिखते हैं, एक रेटेड पावर होता है और एक सप्लाई वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, उसको सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं। देखो, अगर हम लोग बोले कि पावर जो है वो हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम है, तो हीट तो हमारा VIT होता है और हीट हमारा V²/R इंटू T होता है, और हीट हमारा I²R इंटू T होता है। सब में अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो पावर के लिए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये VI होगा, P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V²/R इज इक्वल टू I² इंटू R, ठीक है। ये रिलेशन हुआ पावर में, पोटेंशियल में, पावर में, पोटेंशियल में, रेजिस्टेंस में और करंट में, ठीक है, इंटर रिलेशन इन सभी के बीच में। बट एक और चीज यहां पर ध्यान देना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर कोई भी चीज आप बाहर से इक्विपमेंट्स खरीद के लाते हो, सपोज बल्ब लेकर के आए, तो बल्ब में आपका एक जो भी चीज लिखा हुआ होता है ना बल्ब में, उसको हम लोग रेटेड पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेड पावर। मान लीजिए आपने एक बल्ब खरीद के लाया जिसमें बोला गया है कि ये इस बल्ब में इसकी पावर जो है वो 50 वॉट है और इसमें वोल्टेज जो होगा वो 220 वोल्ट होगा, ठीक है। सो 220 वोल्ट है, तो ये हुआ हमारा रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। इसको हम लोग रेटेड वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा? रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज। याद रखना, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इसका यूज हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब या फिर हीटर है, जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग लेते हैं या अप्लायंस लेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हमारा रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दिया होगा, जहां पर हम लोग R इज इक्वल टू रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? R इज इक्वल टू क्या से देखो, R इज इक्वल टू V²/P, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपका कनेक्शन सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा उसके अकॉर्डिंग, और उस सर्किट में जो इस बल्ब को
बल्ब को आपने अगर कनेक्ट किया किसी बैटरी से V वोल्ट, मान लीजिए आपने दिया इसको 12 वोल्ट का सप्लाई दिया, तो ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको? सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस केस में पावर कितना कंज्यूम होगा, कितने टाइम ये चल रहा है, तब हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाकी रेटेड वोल्टेज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है, याद रखोगे। ओके, पावर का और अगर यूनिट की बात करें तो एक होता है आपका, यहां पर लेता है, जो हमारा पावर है ये होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब वर्क एक तरह का एनर्जी है, हीट है, तो वर्क को हम लोग यहाँ पर हीट एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं। तो हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट होता है वॉट और टाइम का हो गया यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर कोई हीट 1 आवर 1 किलो वॉट का कोई इक्विपमेंट 1 आवर के लिए आपका रन करता है, तो वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज 1 किलो वॉट आवर। ये एक यूनिट है हीट एनर्जी का, हीट के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल में हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारा पार्ट समझ में आया हो, और मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट और इसी चैप्टर के एक लेक्चर में प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस के साथ न्यू लेक्चर में। ओके, सो ऑल द बेस्ट।